नमस्ते दोस्तों। भारत की इस बेशकीमती और विशाल सांस्कृतिक विरासत के इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी कोशिश यही है कि सोर्स मटेरियल में बताई गई कोई भी हेरिटेज बाकी ना रहे। जी हाँ, हम हर एक ऐतिहासिक जगह को शानदार तस्वीरों के साथ बिल्कुल लाइन बाय लाइन और डिटेल में समझेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी धरोहर का हर एक पन्ना खंगाला जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस चर्चा में क्या क्या शामिल है। पूरा सफर 5 हिस्सों में बटा है। पहला, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, फिर प्राचीन गुफाएं और मंदिर, उसके बाद मध्यकालीन और मुगल वास्तुकला, फिर गुजरात की ऐतिहासिक धरोहर और आखिर में भारत के पावन तीर्थ स्थान। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में, जो सच में हमारे देश का सबसे बड़ा गौरव है। अब जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। पूरा देश कैसे इन राष्ट्रीय विरासत स्थलों से भरा पड़ा है ना? ये भौगोलिक विस्तार देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि हमारा आगे का क्षेत्रीय सफर कितना बड़ा और विविध होने वाला है। ये नक्शा एक तरह से हमारी आगे की यात्रा की मजबूत नींव तैयार कर रहा है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, प्राचीन गुफाएं और मंदिर, जिसमें महाराष्ट्र की गुफाएं सबसे अहम हैं। हमारी ये बेहतरीन ऐतिहासिक यात्रा महाराष्ट्र से शुरू होती है। मुंबई से लगभग 12 किलोमीटर अंदर समंदर के बीचों बीच मिलती हैं एलिफेंटा की गुफाएं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की इस आलीशान त्रिमूर्ति को देखकर ही पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रखा था, जिसे 1987 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया। और हाँ, महाराष्ट्र में ही अजंता और एलोरा की चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं भी हैं, जो सच में बौद्ध, हिंदू और जैन कलाकारी का एक बेजोड़ नमूना है। अब अजंता जैसी प्राचीन बौद्ध गुफाओं को पढ़ते वक्त एक बहुत ही जरूरी अंतर समझना पड़ता है। अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि चैत्य और विहार में आखिर क्या फर्क है। तो बात ऐसी है कि चैत्य असल में प्रार्थना हॉल होते हैं, जिनके अंदर स्तूप बने होते हैं, जबकि विहार वो मठ या मोनेस्ट्रीज हैं, जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे और पढ़ाई करते थे। कितना साफ और लॉजिकल डिवीजन था ये। भूगोल में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो में चंदेल राजपूतों द्वारा बनवाए गए 25 शानदार मंदिरों का जिक्र करना तो बिल्कुल बनता है। और अगर दक्षिण की तरफ चलें तो पल्लव राजाओं के बनवाए महाबलीपुरम के वो अद्भुत रथ मंदिर और चालुक्य वंश की राजधानी पट्टदकल का विशाल विरूपाक्ष मंदिर। इनकी वास्तुकला इतनी अनोखी है कि ये इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। वास्तुकला का यह सफर तब और भी हैरत अंगेज हो जाता है जब हम 13वीं शताब्दी के कोणार्क सूर्य मंदिर को देखते हैं। काले पत्थरों के इस्तेमाल की वजह से इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। सोचिए, इसमें 12 विशाल पहिए लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ चोल वंश के राजा चोल द्वारा बनवाया गया लगभग 500 फीट ऊंचा और विशाल बृहदेश्वर शिव मंदिर मौजूद है। ये दोनों उस जमाने की इंजीनियरिंग के बिल्कुल सच्चे चमत्कार हैं। यहाँ दी गई इस लिस्ट में दक्षिणी राज्यों के द्रविड़ शैली वाले पिरामिड आकार के मंदिरों को देखिए। महाबलीपुरम से लेकर कांचीपुरम के कैलाश और वैकुंठ पेरुमल मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर और पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर, हर जगह ये बहुमंजिला वास्तुकला अपनी अलग ही भव्यता बिखेर रही है। इस लिस्ट से ये पक्का हो जाता है कि हमारी इस चर्चा से कोई भी अहम स्थल छूट नहीं रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, मध्यकालीन और मुगल वास्तुकला, जहां इस्लामिक और भारतीय शैली का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। इस शानदार एवोल्यूशन को देखिए। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू की गई 72.5 मीटर ऊंची कुतुब मीनार और आगरा में शाहजहां द्वारा मुमताज महल की याद में बनवाया गया दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल। ये वो जमाना था दोस्तों, जब इमारतों की ऊंचाई और उनकी खूबसूरती दोनों ही नई मंजिलों को छू रही थीं। और हाँ, मुगल ताकत का विस्तार सिर्फ ताजमहल तक सीमित थोड़ी था। दिल्ली का लाल किला देख लीजिए, जिसमें दीवाने आम और दीवाने खास जैसी बेहतरीन इमारतें हैं और जहां आज भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। या फिर फतेहपुर सीकरी में अकबर का बनवाया हुआ 50 मीटर ऊंचा विशालकाय बुलंद दरवाजा। ये सब उस दौर की ताकत और कला की चीख चीख कर गवाही देते हैं।
इन विशाल मुगल इमारतों के साथ साथ ना देश के दूसरे हिस्सों में कुछ और ही कमाल हो रहा था। एक तरफ दिल्ली में ईरानी शैली का हुमायूं का मकबरा बन रहा था, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में राजा कृष्णदेव राय के शासन में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी अपनी कला के शिखर पर थी। हम्पी के पत्थरों पर उकेरी गई वो नक्काशी सच में मध्यकालीन कलाकारी का एक बेजोड़ उदाहरण है। थोड़ा पश्चिमी तट की तरफ चलें तो वहां की कहानी बिल्कुल अलग है। ईसाई मिशनरीज जब गोवा आए तो उन्होंने वहां एक बिल्कुल अलग ही एस्थेटिक शुरू किया। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जैसे खूबसूरत चर्च इसका सबूत है। कितनी हैरानी की बात है ना कि इन चर्चों में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष आज भी एक ताबूत में सुरक्षित रखे हुए हैं, जो कई दशकों बाद भी खराब नहीं हुए। ये आर्किटेक्चर के साथ साथ एक बड़ा ही अनोखा ऐतिहासिक आश्चर्य भी है। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, गुजरात की ऐतिहासिक धरोहर। इस राज्य का इतिहास इतना सघन और अनोखा है कि इस पर गहराई से चर्चा करना तो बिल्कुल जरूरी है। गुजरात में कदम रखते ही इतिहास के कई अलग अलग युग एक साथ सामने आ जाते हैं। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की शानदार टाउन प्लानिंग ले लीजिए, या फिर यूनेस्को साइट चंपानेर के किले और जामा मस्जिद देख लीजिए। और जूनागढ़, वहां के अशोक के शिलालेख, खापरा कोडिया की बौद्ध गुफाएं और बहाउद्दीन वजीर के मकबरे की नक्काशी सच में हैरान कर देने वाली है। अब जरा इस जाली को देखिए। ये अहमदाबाद की सीबी सैयद की जाली है, जो अपनी विश्व प्रसिद्ध ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिकल और वानस्पतिक पत्थर की नक्काशी के लिए जानी जाती है। अहमदाबाद तो वैसे भी भद्र के किले, हटी सिंह के जैन मंदिरों, कांकरिया झील और झूलता मीनार जैसे अनगिनत रहस्यों और आंखों को चौंधिया देने वाले अजूबों से भरा पड़ा है। पानी बचाने का इतना सुंदर तरीका क्या हो सकता है, ये रानी की वाव को देखकर समझ आता है। पाटन में रानी उदयमती द्वारा बनवाया गया ये विशाल बहुमंजिला सीढ़ीदार कुआं आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके साथ ही सिद्धपुर में स्थित रुद्र महालय के अवशेष भी उस जमाने की भव्यता को पूरी तरह दर्शाते हैं। इन सीढ़ीदार कुओं, जिनको वाव कहा जाता है, उनके बारे में एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको मुख्य रूप से 4 कैटेगरीज में बांटा गया है: नंदा, भद्रा, जया और विजया। और गुजरात में इनके अलावा भावनगर के पास शत्रुंजय पर्वतों पर बने ढेरों जैन मंदिर भी इस क्षेत्र की असीम वास्तुशिल्प विविधता को दिखाते हैं। आखिर में हम आते हैं अपने 5वें और अंतिम पड़ाव पर, भारत के तीर्थ स्थान, जो सदियों से लोगों को अध्यात्म के जरिए जोड़ते आए हैं। अगर पूरे देश के नजरिए से देखें तो इन प्राचीन आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा मार्गों ने भारत के इस विशाल भूगोल को एक सूत्र में पिरोकर रखा है। ये एंशिएंट रूट्स पूरे देश को जोड़ते हैं। 4 धाम की यात्रा ले लीजिए, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर, या फिर 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ और नर्मदा परिक्रमा जैसी विशाल धार्मिक यात्राएं। ये सब असल में एकता की एक मजबूत डोर हैं। और इस बात का इससे बड़ा और क्या प्रमाण होगा कि भारतीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के ऐसे 32 स्मारकों को आज यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये चीज ना सिर्फ हमारे कल्चरल प्राइड को आसमान पर ले जाती है, बल्कि टूरिज्म के जरिए हमारे इकोनॉमी को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट देती है। तो इन सभी बेहतरीन स्थलों को देखने और समझने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। ये सदियों पुराने पत्थर भारतीय उपमहाद्वीप की आधुनिक पहचान को आखिर कैसे आकार देते हैं? ये सोचने वाली बात है। सच तो यह है कि इन ऐतिहासिक जगहों का संरक्षण करना सिर्फ ईंटों और पत्थरों को बचाने नहीं है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की मूल आत्मा और हमारी साझी पहचान को बचाना है, जो हम सबको आपस में जोड़ती है। खैर, उम्मीद है इस एक्सप्लेनर के बाद इस सवाल पर जरूर विचार किया जाएगा।